गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 8 फरवरी एंड डे इज़ ट्यूसडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी कल जो है वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम था, तो उसकी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी। हालांकि मैंने आपको नोट्स जो है सेंड कर दिए थे, तो अगर आपको उसमें कुछ डाउट था या कुछ भी था तो आप इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। और ये नोट्स हैं, इसके अंदर मैंने आज एक और छोटा सा एडिशन किया है कि मैंने 2-3 आर्टिकल्स के नीचे जो इसमें वर्ड्स या ग्लॉसरी आ रही है, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं थोड़े वोकेबलरी के, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं मीनिंग के साथ। तो वो भी है यहाँ पर, अगर आपको ठीक लगता है तो हम बाकी आर्टिकल्स में भी ऐसा कर सकता हूँ। आज के लिए मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल्स में ही किया है। बाकी हम जो स्टार्टिंग में टर्म्स कवर करते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पर कल वाली टर्म्स को ही ले लिया है क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर देखते हैं पहली टर्म को। तो पहली टर्म है बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल्स का बेसिकली मीनिंग होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही होती है, या कभी कभी इकोनॉमी आप सुनते होंगे बूम पे चल रही है। तो ये डिप्रेशन और बूम क्या है? ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फिर बिजनेस साइकिल्स हैं। ये इकोनॉमी के अंदर पूरी ओवरऑल एक्टिविटी कैसी चल रही है। एक्टिविटी आज की डेट में मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और सेविंग्स, ये 3 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी के लेवल पर। तो ये तीनों कैसी चल रही हैं, इनके क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड ये पैटर्न्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉमन बिजनेस साइकिल्स जो 4 बोली जाती हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। पहली आपकी रहती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या चीज़ होती है? सब चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो वो होता है जिसमें आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लास्ट जब एक्सपेंशन का पीक फेस आ जाता है, यानी जब इकोनॉमी अपने पूरे मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, उस टाइम पे बूम और पीक की सिचुएशन आ जाती है। तो वहाँ पर बूम और पीक सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया एक इकोनॉमी के लिए। उसके बाद जो डिग्रेडेशन होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, और डिग्रेडेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसको डिप्रेशन या रिग्रेशन ऐसी किसी नाम से बोल सकते हैं। कई लोग यहाँ पर ट्रफ एक वर्ड होता है, ट्राउ या ट्रफ, उसको भी यूज़ करते हैं। खैर आगे चलते हैं। बिजनेस साइकिल्स हमारा हो गया है। आगे चले तो बाय साइड फर्म्स। तो ये बहुत ही बेसिक है। जैसे अभी आपने सुना होगा गूगल ने एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पर क्या है कि गूगल आपका बाय साइड पे खड़ा है। गूगल बाय कर रहा है एयरटेल के कुछ शेयर्स को। हालांकि उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनेट जनरल मीटिंग आपकी बुलाई जाएगी एयरटेल के शेयर होल्डर्स से परमिशन लेने के लिए, बट अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर एयरटेल आपका सेल साइड पर है क्योंकि वो अपने शेयर्स को बेच रहा है, और गूगल आपका बाय साइड पर है। तो यहाँ पर दोनों ही क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अपॉइंट किया होगा इस काम के लिए कि हमें कितने शेयर्स मिल रहे हैं, इनके लिए हमें कितने पैसे देने चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, वो मार्केट शेयर पर आपको अपने शेयर्स को नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि मार्केट शेयर पर देते हैं तो वो मार्केट से ही खरीद लेते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बैंक को गूगल ने अपॉइंट किया होगा इस केस के अंदर, क्योंकि गूगल बाय साइड पर खड़ा है, तो उस इन्वेस्टमेंट बैंक को हम बोलेंगे बाय साइड फर्म। गूगल को नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलेंगे। तो इस तरीके से बाय साइड फर्म्स का कॉन्सेप्ट होता है। और सिमिलरली आपका सेल साइड का भी फर्म्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो आपकी एयरटेल ने इन्वेस्टमेंट बैंक को अपॉइंट किया होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चले तो बायआउट्स। तो बायआउट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपका एक आप ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो आपने कि पूरी कंपनी ही खरीद ली हो, तो बाय आउट हो गया, 100% आपने उसके शेयर्स को खरीद लिया फॉर एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप उसके अंदर कम है, कुछ भी है, मान लेते 40% है, कुछ भी है, बट आपका जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो आपको मिल गया, यानी कि पूरा बिजनेस आपको रन करना है, हालांकि आपके पास ओनरशिप 40% ही है। तो बायआउट के अंदर आपका ओनरशिप का इतना मतलब नहीं रहता है, कंट्रोल का इतना चेंज होना चाहिए। तो ये बेसिकली बायआउट का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आपको सारी टर्म्स अभी तक क्लियर हो रही होंगी, और बाकी भी जो अभी तक हमने बताई थी इस चैनल के ऊपर वो सब, तो वो हो गया हमारा। बाकी आगे चलते हैं नोट्स के ऊपर और हम कवर करेंगे इसको। तो इसके अंदर आपका पहला न्यूज़ है, पहली न्यूज़ आर्टिकल है, इंडाइसिस टैंक 1.7% ओवर स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स डेटा। तो बेसिकली इंडाइसिस को क्या रेफर कर रहे हैं? इंडाइसिस मतलब यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स को रेफर कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है निफ्टी और सेंसेक्स, तो एक नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जाके इन वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 1.75% और 1.73% रिस्पेक्टिवली दोनों गिरे हैं। अब ऐसे क्यों गिरे हैं, इसका रीज़न यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
बेसिकली क्या है कि यूएस में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एंटिटीज़ हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं जॉब्स के ऊपर, जॉब्स जितनी वहाँ पर क्रिएट हुई डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इनकम ग्रुप में और डिफरेंट सैलरी के बेसिस पे। तो वो सारा डेटा आपका रिलीज़ हुआ है जनवरी 2022 का मंडे को। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव डेटा शो हो रहा है, यानी कि ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं यूएस की जॉब्स में। उससे क्या होता है कि उससे आपकी सैलरी और लिक्विडिटी पूरी इकोनॉमी के अंदर बनी रहने की कंडीशंस नज़र आ रही है। यानी कि मतलब अगर लोगों के पास जॉब्स होंगी तो क्या होता है कि सैलरी उनको मिलती रहेगी, तो लिक्विडिटी रहेगी मार्केट के अंदर और डिमांड बढ़ती रहेगी। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेडरल रिजर्व जो है वो लिक्विडिटी को कम करने के लिए, जो कि यूएस के अंदर उनको लग रहा है कि ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो अपना फेडरल रिजर्व रेट अपना कम करने वाले हैं, ताकि मतलब लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और उसकी वजह से लिक्विडिटी आपकी थोड़ी सी कंट्रोल हो सके मार्केट के अंदर। तो ये हुआ यहाँ पर। अब इसके लिए क्या है कि मोटिवेट और हो गया फेड, जब पहले ही थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ था, या फिर फेडरल रिजर्व ने जब निकाला था कि वो मार्च के अंदर अपना ये स्टेप लेगा, तभी इंडियन मार्केट्स फेल कर गए थे। तो अब एक ऐसी कंडीशन बनी जिससे और स्ट्रांग हो रही है ये बात, तो वापस से इंडियन मार्केट्स का फेल करना लाजमी था। तो यहाँ पर 1.7% के आसपास दोनों मार्केट्स इसी वजह से फेल करें। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इसके अंदर वर्ड्स, एक वर्ड मेंशन था स्लम्ड। तो स्लम्ड बेसिकली फॉल सडनली इसका मीनिंग है। ये आप समझ ही रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोला जा रहा है। या आप बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स स्लम्ड ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिक्रीज इन फेडरल रिजर्व रेट। तो ये सब आप बोल सकते हैं। बाकी आगे चले तो भारत पे फाउंडर ग्रोवर इन टॉक्स टू सेल हिज 9.5% स्टेक। तो बेसिकली आपको पता ही होगा, आपने अगर शार्क टैंक इंडिया या फिर ऐसा कुछ देखा है तो उसके अंदर आपको भारत पे कंपनी के अश्नीर ग्रोवर के बारे में पता होगा। इनके अभी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सीज वगैरह भी हुई थी, हालांकि उसको हम देखते नहीं हैं, बट आगे चलते हैं। इसमें बोला ये गया है कि उनका 9.5% कंट्रोल है अपनी कंपनी के अंदर, ओनरशिप अपनी कंपनी के अंदर। कंपनी का नाम है भारत पे। तो ये कंपनी है, फिनटेक के अंदर ही कंपनी काम करती है। बहुत ही सिमिलर इनका ऑपरेशंस है फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह से, तो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये थोड़े टाइम पहले भी इनकी एक न्यूज़ आई थी कि ये अपनी कंपनी से पूरा एग्जिट चाहते हैं, यानी कि जितना भी मतलब इनका शेयर बचता है उसको बेच के पूरा एग्जिट करना चाहते हैं। तो ये जो है अपना 9.5% जो स्टेक सेल कर रहे हैं, तो ये इसी चीज़ के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं, क्रिएटिंग द वे फॉर दिस नाउ हैज़ टू फर्स्ट ऑफर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा मतलब राइट है अभी के जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी कंपनी के अंदर, क्योंकि आप समझे इनके पास तो सिर्फ 9.5% ओनरशिप है और इनके जो को फाउंडर हैं उनके पास भी शायद 11% या ऐसे कुछ ओनरशिप ही है। तो बाकी की 80% 70% ओनरशिप जो आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, सिकोआ कैपिटल उसके अंदर से एक है, टाइगर ग्लोबल एक है, तो ऐसी ऐसी जो फर्म्स हैं उनके पास है। तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मैंशनड है ऑलरेडी कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल उनको मिलेगा, यानी कि सबसे पहले जो ये 9.5% बेचना चाहते हैं अश्नीर ग्रोवर, तो सबसे पहले उनको ही बेचना पड़ेगा जो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी कर चुके हैं। तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल मतलब पहली बार मना करने का अधिकार, तो उनसे पहले पूछना पड़ेगा, अगर वो मना करते हैं तभी वो आगे किसी नए इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। तो इससे यहाँ पर पर्सनली मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसको बेचना चाहते हैं, वो अपनी कंपनी से सिर्फ एग्जिट लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हैज़ टू फर्स्ट ऑफर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब यहाँ पर एम्ब्रॉयल्ड एक वर्ड यूज़ इसके अंदर किया हुआ है, इन्वॉल्व डीपली। इसका बहुत ही बेसिक मीनिंग है कि जैसे अश्नीर ग्रोवर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर एम्ब्रॉयल्ड है अपने इस स्टेक को सेल करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं डीपली। तो वो चीज़ आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आगे चले तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर्स ICICI लॉम्बार्ड फॉर साइबर इंश्योरेंस। तो बेसिकली ICICI लॉम्बार्ड थोड़ा नाम से समझ में नहीं आता है, तो ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी में या इंश्योरेंस कंपनीज़ में क्या होता है, जनरली कोई कंपनी या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। जनरल के अंदर आपके बहुत सारे आ जाते हैं, इसके अंदर आपका मरीन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बहुत सारे आ जाते हैं। तो उसके अंदर आपका साइबर इंश्योरेंस भी एक अभी क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं तो ये भी ऑनलाइन आएगा ही, तो साइबर इंश्योरेंस भी पॉपुलर हो रहा है। तो उसकी वजह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ICICI लॉम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है
साइबर इंश्योरेंस के लिए। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक में इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपका फाइनेंशियल एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स होते ही रहते होंगे, और कंपनी के पास तो ऑब्वियसली डेटा होगा ही, तो उसकी वजह से आपका ये प्रिवेंट हो सके और उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन मिल सके, उसके लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया है। अब ये काफ़ी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। इसके अंदर आपका प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट साइबर फाइनेंशियल थ्रेट्स और फ्रॉड्स, तो ये तो है ही, बेसिकली इंश्योरेंस का काम ही है साइबर इंश्योरेंस का। और दूसरी बात, इन्होंने पिछले साल एक और चीज़ लॉन्च की थी, एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे के अंदर क्या है कि ये मतलब पेटीएम के अंदर भी है ये फीचर, काफ़ी सारे ऐप्स के अंदर है। उसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो किसी सोर्स पे अगर आप जाते हैं तो वो सोर्स की ऑथेंटिसिटी बता देगा। यानी हो सकता है उस सोर्स के ऊपर पहले कोई फ्रॉड हुआ हो, तो उसमें क्या होता है कि जिस पर्सन ने पहले कोई ट्रांजैक्शन की होगी तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ रेटिंग दे रहा होगा, तो वो रेटिंग के बेसिस पे आपको बता देगा कि ये फ्रॉड है या ऐसा कुछ है, तो उस बेसिस पे है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। डिमोलिशन ऑफ सुपरटेक्स ट्विन टावर्स इन नोएडा मस्ट स्टार्ट इन 2 वीक्स। तो बेसिकली सुपरटेक आपका रियल एस्टेट डेवलपर एक कंपनी है। इसके क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके कुछ बिल्डिंग्स को नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया है। नॉन कंप्लायंट मतलब कि उनका जो लैंड है या जो ओवरऑल लीगल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या लीगल इश्यूज चल रहे हैं, बट ये इतना ही रेलेवेंट है कि नॉन कंप्लायंट एरिया में वो बना हुआ है। उसका नाम है 2 बिल्डिंग्स का, एपेक्स और सियान, जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और इसका मतलब नाम तो ऑब्वियसली इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो हुआ यहाँ पर। अब ये क्या है कि सिंस ये नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स है तो इसके ऊपर केसेस हुए, सब कुछ हुआ। और ये नोएडा के अंदर टावर वाली बिल्डिंग, मतलब ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स वाला सिस्टम है इसके अंदर, तो वो चीज़ है। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर केसेस किए जो आस पड़ोस में बिल्डिंग्स में रहते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022, अभी थोड़े टाइम पहले ही, इसका डिमोलिशन बोल दिया, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसके जो मतलब जो भी फ्लैट के अंदर रहते हैं लोग, तो उनको कहीं पे और शिफ्ट होना पड़ेगा, उसके लिए 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो उसके बाद आपका डिमोलिशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, डिमोलिशन भी अपने आप में एक वर्ड तो है ही वोकेबलरी के लिए, तो डिमोलिशन का मीनिंग बेसिकली डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। ऑटो रिटेल रिमेन्स इन नेगेटिव टेरिटरी इन जैन। तो यहाँ पर ऑटो रिटेल का बेसिकली सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है आपका रिटेल सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मेन रीज़न जो यहाँ पर मेन बात निकल के आ रही है कि ऑटो रिटेल जो हुई वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर रही, जैन के अंदर। मतलब बेसिकली वो नेगेटिव आपका ग्रोथ रहा उसका, और ग्रोथ नहीं रहा भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ हुई, उसकी वजह से आपका रिटेल सेल्स सॉरी उस ये इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। अब सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एक डायरेक्ट रीज़न नहीं है, इसका रीज़न ये थोड़ा घुमा के आप बोल सकते हैं, ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पर निकलता है। क्योंकि क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले तक सेमीकंडक्टर शॉर्टेज था, आज के प्रेजेंट टाइम्स में नहीं है, इतना नहीं है मतलब। तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज था तो उसकी वजह से सप्लाई कम हुई। सप्लाई कम होती है तो लोगों को विश्वास कम होने लग जाता है कि इस कंपनी का माल कम बिक रहा है या ऐसा कुछ है, उसकी वजह से ये कम बना रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जो नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया, उसकी वजह से सेल्स कम हो गई। और बाकी और भी थर्ड वेव वाले फैक्टर्स तो रहते ही हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ। अब इन्होंने कुछ डेटा दिया है इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे आरटीओ का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो हर व्हीकल के लिए नेसेसरी होता है, वो 11% से गिर गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फैक्टर है बताने के लिए कि ये नेगेटिव ग्रोथ रही है। इंडस्ट्री नाउ होपफुल। तो बेसिकली इंडस्ट्री होपफुल है, ऐसा नहीं है कि ये जो शॉर्टेज है या जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो कंटिन्यू करेंगी फ्यूचर के अंदर, ऐसा इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स को लगता है। अब आगे चले तो कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो उनके रजिस्ट्रेशन में ग्रोथ ही आई है, नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर नहीं हुई है ईयर ऑन ईयर। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव या होप वाली चीज़ यहाँ पर भी है। अब देखें तो स्टील इंडस्ट्री कैन लीड द वे इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल इन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री की बात की गई है कि जो कि स्टील इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अपने फाइनेंशियल्स शो करें, उनके प्रॉफिट्स काफ़ी हेल्दी, काफ़ी हैवी प्रॉफिट्स है। और उसमें बेसिकली एक फैक्टर यही रहता है कि यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि जो स्टील आपका कमोडिटी है, क्योंकि स्टील कमोडिटी के अंदर ही आता है, तो स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्टील की कंपनीज़ को बेनिफिट रहेगा। तो वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ। उसके अंदर क्या है कि इसको कनेक्ट किया जा रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल से इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल, ये पहले टर्म से ऐसा समझ में आता है
कि क्योंकि स्टील कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। ये बहुत ही लॉजिकल लगता है सुनने में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा भी है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो स्टील कंपनीज़ के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। टाटा स्टील जैसे है, यहाँ पर JSW स्टील है, निपॉन स्टील है। तो इस तरीके से ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये आगे इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बाय द स्टील कंपनीज़, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ है। हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई होगी, तो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक में बताता हूँ कि प्रॉफिट सिंस बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं और कैश फ्लोज कंपनी के पास हैं, तो वो आगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज़ के अंदर और ऐसे सब। तो उस वजह से आपका ये बोला जा सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल एक छोटा सा रेफरेंस है जो आपकी सिलिकॉन वैली है उसका। सिलिकॉन वैली है आपका अमेरिका के अंदर, उसके अंदर क्या है कि जो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आपका फेसबुक है, अमेज़ॉन है, तो ये सब वहीं से ही निकले हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, पहले एक कल्चर बना था कि वहाँ पर जो भी स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिलती थी, और वो कुछ स्टार्टअप्स जैसे मान लेते हैं 10 स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिली, उसके अंदर से 2-3 का हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रो कर जाएंगे। तो वो ग्रो करे तो उन्होंने आगे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो उस तरीके से जो चेन चलता गया, इसको ही आपका स्टार्टअप रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब आगे चले तो यहाँ पर लोकल फ्यूल प्राइसेस में जंप पोस्ट पोल्स। तो अभी पोल्स का बेसिकली मीनिंग है इलेक्शन, और बहुत सारी न्यूज़ में आपको इलेक्शन के लिए पोल या पोल्स, तो इस तरीके की टर्म्स, या बूथ BOOTH, या इस तरीके की टर्म्स देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर लोकल फ्यूल प्राइसेस मतलब यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंडे को आपका $93 पर बैरल पर आपका ट्रेड हुआ है, और ये आपको समझ में आएगा बाद में जब मैं आपको पहले प्रीवियस जो डेटा चलता था, प्रीवियस प्राइसेस चलते थे उसको बता। तो अभी आपका इतना बढ़ने का रीज़न, एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जो आपकी जियो पोलिटिकल टेंशन्स बन गई हैं यूक्रेन को लेकर। अब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इशू है, तो इसको अभी हम नहीं समझते हैं, और हो सका तो बाद में मैं कभी आपको समझा दूंगा, या फिर आपने इससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो या ऑडियो अभी तक देख ही लिया होगा। इसका एक ऑडियो एक्चुअली काफ़ी फेमस हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑडियो भी बोल रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। इसका बेसिकली बोला गया है नवंबर 4 को, ये मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा निकाला है ताकि आपको ये समझ में आए कि इतना प्राइस बढ़ गया है तो कितना पहले कितना था। अब नवंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने हाई पर था प्राइस, और $81 पर बैरल पहुंचा था। ये मैं तब बता रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा हाई पर था, इसके बाद गिरा है एक्चुअली प्राइस। तो इसके बाद गिरते गिरते दिसंबर 1 2021 की बात कर रहा हूँ, तो वो $70 पर बैरल पर आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फेब और जैन, मतलब क्योंकि अर्ली फेब है तो आप जनवरी के उसको स्टांस को ही कह सकते हैं, तो जनवरी में पूरा बढ़ता गया, और आपका फेबररी के अभी फेबररी 7 पर $93 पर बैरल हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा है। आपको पता ही $1 का 75 के आसपास चलता है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और फैक्टर निकल के आता है कि गवर्नमेंट में कट ड्यूटी टू कीप प्राइसेस स्टेबल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट में कट ड्यूटी क्या है, तो जो आपका पेट्रोलियम है वो इंडिया की अगर बात करें, या फिर क्रूड ऑयल है, तो वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। कुछ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, मैन्युफैक्चर भी होता है, बट मेनली वो आपका इंपोर्ट हो रहा होता है। तो इंपोर्ट जो होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी को हो सकता है गवर्नमेंट कम कर दे, इस वजह से कि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से अगर इंपोर्ट ड्यूटी भी उतनी ही लगेगी जितनी पहले लगती थी, तो उसकी वजह से प्राइसेस पेट्रोल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ कंज्यूमर के ऊपर ना आए, उसकी बेसिस पे ये होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपनी या गवर्नमेंट अपना पूरा ही ड्यूटी ख़त्म कर देगी। वो थोड़ा बहुत बैलेंस मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत कंज्यूमर के ऊपर अपना बर्डन डालेंगे इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइसेस का, बट थोड़ा बहुत अपना ड्यूटी को कम करके उसको बर्डन को खुद झेलेंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको पूरी न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मुझे आज बतानी थी कि अगर आपने पहले ही नहीं सुना है, तो अपस्टॉक्स में अगर आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है तो उसका लिंक आपको एक नीचे दिया हुआ है। उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ के फ्री ब्रोकरेज मिलेगी। तो हो सकता है कि आपका पहले कोई अकाउंट हो बट आपके किसी पेरेंट का अकाउंट ना हो, तो आप चाहें तो उससे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1000 की फ्री ब्रोकरेज मिल रही है। और सब आपका प्रोसेस वगैरह सब सेम रहता है। आपको नॉर्मल जो डीमैट अकाउंट का ओपनिंग प्रोसेस है वही है यहाँ पर, और आपको कोई कूपन कोड कुछ भी नहीं डालना है। बस आपको मेरे जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना है अपस्टॉक्स ऐप को, और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेना है।
तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।